अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले ग्रुप 4 के तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को अपनी दरखास्तों में पाए जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया गया है, जिसके तहत दरखास्त गुजार 9 मई से 15 मई तक अपनी दरखास्तों में पाए जाने वाली गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जराये ने बताया कि ग्रुप 4 के तहरीरी इम्तिहान के लिए दरखास्त देने वाले कई उम्मीदवारों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कई गलतियां की हैं, जिसके पेश नज़र उम्मीदवारों ने कमीशन से दरखास्त की थी कि उन्हें दरखास्त फॉर्म में पाए जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया जाए। उम्मीदवारों की दरखास्त पर कमीशन ने 6 दिन तक गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम करने का फैसला किया है। कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि ग्रुप 4 के तहत 8,039 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर रियासत भर से 9 लाख से जायद अफराद ने दरखास्तें दाखिल की। कई अफराद दरखास्त फॉर्म में मामूली छोटी मोटी गलतियां की हैं, उन्हें एडिट करने का मौका फराहम किया जा रहा है। अहदेदारों ने मजीद बताया कि 1 जून को ग्रुप 4 का तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। तेलंगाना पुलिस ने तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में तेलंगाना के फंसे हुए शहरियों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम की है। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मदद फराहम करने के लिए मणिपुर पुलिस के साथ इश्तराक कर रही है। तेलंगाना के रहने वाले शहरी हेल्पलाइन नंबर 7901643283, एक बार नंबर फिर से दोहराते हैं, 7901643283, इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। डीजीपी ने बताया कि ये फ़ोन लाइन 24 घंटे खुली रहेगी। साथ ही एक ईमेल आईडी है dgp@tspolice.gov.in, इस पर भी शहरी ईमेल कर सकते हैं। एक सरकारी ओहदेदार ने हफ्ते को बताया कि 3 मई से शुरू हुए तशद्दुद से अब तक मणिपुर में कम से कम 20 अफराद की मौत हुई है। ताहम गैर मुस्तदका इत्तलात में कहा गया है कि महलूकीन की तादाद 50 से 55 हो सकती है। एक अपडेट बाद में डीजीपी ने इसमें मजीद दिया कि कल इम्फाल एक स्पेशल फ्लाइट जाएगी, जहां से तेलंगाना के फंसे हुए लोगों को मणिपुर से लाया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की जेर सदारत हफ्ते को मुनक्किद आला सतह के एक इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कई अहम फैसले लिए गए और जेर इल्तिवा मसाइल की यकसुई भी की गई। सीवी आनंद तीनों कमिश्नरेट के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर भी हैं। ये इजलास हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 17वीं मंजिल पर वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ। एडिशनल डीजी जनरल वुमेन सेफ्टी शिखा गोयल, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा, डीएस चौहान, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा, दूसरे मुताल्लिका महकमेजात बशमूल GHMC वगैरह के सीनियर ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें नए सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन का क़याम, CCTV कैमरों की तनसीब, भरोसा सेंटर्स, फॉरेंसिक लैब और गश्ती शीट टॉयलेट्स के उमूर भी शामिल रहे। इजलास के दौरान मुतला किया गया कि मई के अख्तिताम तक इस किस्म की 26 CDEW का क़याम अमल में लाया जाएगा। CCTV यूनिट वर्क्स को मरबूत करने के मसाइल, फॉरेंसिक साइंस लैब्स के लिए आलात की खरीदी पर भी बातचीत की गई। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों और अवामी तंजीमों के कायदीन और दानिशवरों ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए BRS पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम कायदीन BRS में शामिल हुए हैं, जिनमें 2009 के इंतखाबात में उदगीर हल्के से NCP उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए मामूली वोटों की अक्सरियत से शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार मचिंद्रा गणवत राव भी शामिल हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर लातूर लोकसभा से मुकाबला करते हुए 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसके अलावा NCP से ताल्लुक़ रखने वाले रायगढ़ जिले के राहुल S सालवी, महद तालुके से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ और दीगर कायदीन शामिल हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज वजीर दाखिला महमूद अली के साथ शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली और काउंसिल, जिला कलेक्टर, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए GO नंबर 58 और 59 के तहत मौसूल होने वाली दरखास्तों की यकसुई, आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ की मंजूरी, दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी और मुख्तलिफ अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो GO 58 के तहत मौसूल होने वाली दरखास्तों की
फौरी जांच करते हुए पट्टेजात की तकसीम के इक़दाम करें। इसी तरह ज़ेर इल्तिमास दरखास्तों की भी अंदरून एक हफ्ता यकसुई करते हुए उन पट्टेजात की तकसीम को यकीनी बनाने जिला कलेक्टर हैदराबाद अमोय कुमार को हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि अगर ज़ेर इल्तिमास दरखास्तों की तफसीलात उन्हें पेश की जाती हैं तो वो चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दहानी करवाते हुए उन दरखास्तों की भी मंजूरी अमल में लाएंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि टैक्सेस की वसूली में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरफहरिस्त है और गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान रियासत की आमदनी की शरह में बतदरीज तरक्की हो रही है। इस मामले में भी तेलंगाना सरफहरिस्त है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शफाफ हुक्मरानी की बदौलत हो रहा है। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ गोलकुंडा रिसोर्ट में महकमे कमर्शियल टैक्सेस की कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि माली साल 2022-23 के दौरान महकमे कमर्शियल टैक्स की जानिब से 72,564 करोड़ रुपए के टैक्सेस वसूल करते हुए मुकर्ररा निशाने को अबूर करते हुए एक तारीख बनाई गई है। इसके लिए वो महकमे के अहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि माली साल 2023-24 में कमर्शियल टैक्स महकमे को 85,413 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की फलाह स्कीमों की अमलावरी के लिए महकमे के अहदेदारों को मुकर्ररा निशाने को अबूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को टैक्सेस की शक्ल में हासिल होने वाले हर एक रुपए को समाज के पिछड़े तबकात की फलाही कामों पर खर्च किया जा रहा है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत के.टी. रामाराव ने महबूब नगर का दौरा करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की मौजूदगी में 100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उनमें 4 एकड़ अराजी पर 40 करोड़ की लागत से तामीर किया गया IT टावर, 10 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली अमर राजा फैक्ट्री पार्क की भूमि पूजा शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने बताया कि अमर राजा फैक्ट्री में आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक बैटरियां तैयार की जाएंगी। इस फैक्ट्री के क़याम से कई अफराद को मुलाजमतें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत IT शोबे में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। तेलंगाना की तश्कील से कबल IT शोबे में 3 लाख अफराद बरसरे खिदमत थे, अब उनकी तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है। ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మనం ఒకటే నమ్ముతా ఉన్నాం, ఈ కుల పిచ్చోళ్లను మత పిచ్చోళ్లను పట్టించుకోవట్లేదు. అభివృద్ధి మన కులం, సంక్షేమమే మన మతం, జనహితమే మన అభిమతం అనే ఒకే ఒక్క నినాదంతో పేదవాడు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా అందరినీ కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఒక్కసారి దయచేసి మా మహబూబ్ నగర్ పట్టణ అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెలు ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒకనాడు ఎట్లాంటి పాటలు రాసేది మన కవులు, మన గోరేటెంకన్న లాంటి కవులు. పల్లెనా పల్లెలు మలిచే పాలమూరులోనా నా తెలంగాణలోనా అని ఆనాడు పాటలు. చేతానం ఎడుందిరా చేలన్నీ బీళ్ళాయరా అని చెప్పి నెర్రెలు వారిన నేలలు, నెత్తురు గారిన నేలలు ఆనాడు ఆకాశం దిక్కు చూస్తూ, మొగులు దిక్కు చూస్తూ వ్యవసాయం చేసే దుస్థితి. అదే ఈరోజు పాలమూరులో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ 9 ఏళ్లలో ఏం మారింది అంటే, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆనాడు పాలమూరు అంటే మైగ్రేషన్, ఈరోజు పాలమూరు అంటే ఇరిగేషన్ అనే ఒక మాట. రాష్ట్రాలు మాత్రమే పోటీ పడలేదు, నగరాలు మాత్రమే, పట్టణాలు మాత్రమే ఒకదాంతో ఒకటి పోటీ పడడం లేదు. ఇవాళ చక్కటి అవినీతి రహిత పారదర్శకమైన పైసా లంచం తీసుకోకుండా ఒక పరిశ్రమ తీసుకొని రావాలి అంటే ఇతర దేశాలతో పోటీపడి మెప్పించి ఒప్పించి పారిశ్రామికవేత్తలని రప్పించాల్సిన ప్రయత్నం మాది ఉంటుంది. ఇవాళ జయగల గారు ఇక్కడ యూనిట్ పెడతా ఉన్నారు, అమర్రాజు ఇక్కడ పెడతా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి చాయిస్ ఉంది, ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చు. ఈ దేశంలో గుజరాత్లో, మహారాష్ట్రలో, తమిళనాడులో ఇప్పుడే అక్క చెప్తా ఉన్నారు నాకు, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ అనౌన్స్ అయిందో దాదాపుగా 8 రాష్ట్రాల నుండి ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి 8 రాష్ట్రాల నుండి ఇంకా అవకాశం ఉంటే మా దగ్గరికి రండి, తెలంగాణలో కనుక తొందరగా గ్రౌండ్ కాకపోతే అక్కడేమైనా ఇబ్బంది ఉంటే మా దగ్గరికి రండి అని 8 రాష్ట్రాల మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, అధికారుల బృందాలు, నేను పేరు చెప్తే బాగుంటుంది, అందరూ కూడా వెంబడబడి రావాలని వాళ్ళందరినీ ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాం, అమెరికా పోతున్నాము, యూరోప్ పోతున్నాము, ఇంకా ఎక్కడెక్కడో దావోస్ అని ఇక్కడని అక్కడని పోయి ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడానికి మరి రాష్ట్రాలు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ, రాష్ట్రాల పెవిలియన్లు పెడుతూ, ప్రతి వేదిక మీద ప్రపంచంలో ఏ వేదిక దొరికినా పారిశ్రామికవేత్తల్ని, ఇన్వెస్టర్స్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి అక్కడ
तारिक अंसारी ने हफ्ते को वजीर फाइनेंस हरीश राव की मौजूदगी में बहैसियत सदरनशीन तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कमीशन के दूसरे अरकान मोहम्मद अत्तरुल्लाह, मोहम्मद तनवीर और जानी दर्शन सिंह ने भी ओहदों के जायजे हासिल कर लिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दूसरे सियासी कायदीन के अलावा नुमाइंदों ने इस मौके पर सदरनशीन अक़लियती कमीशन को मुबारकबाद दी। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से शहर हैदराबाद के सरूर नगर में 8 मई को मुनक्किद किए जाने वाले जलसे के इंतजामात का जायजा पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में लिया गया, जिसमें कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के बशमूल AICC इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, TPCC जनरल सेक्रेटरीज ब्लॉक कांग्रेस सुदूर और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में कई तजावीज़ पेश की। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तम कुमार जी ने ली है और जिस उद्देश्य से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी 8 तारीख को यहाँ पे आ रही है, उसके बारे में बहुत ही बारीकी से इस गवर्नमेंट ने जो वायदे किए थे, कोई भी बेरोजगारी के बारे में उन्होंने वायदे पूरे नहीं किए हैं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सिर्फ बताने की बात नहीं थी, तो जो भी गवर्नमेंट के जो उन्होंने बताए हुए पूरे आंकड़े हैं, जो बताए हुए उन्होंने उनकी संख्या है, उन्हीं के आधार पे उत्तम कुमार जी ने बड़ी अच्छी तरीके से आपका सभी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे तेलंगाना के लिए बेरोजगारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ हमारे प्रियंका गांधी जी हमारे नेता आएंगी तो डिक्लेरेशन यहाँ पे करेगी कि जो इस गवर्नमेंट ने नहीं किया है वो किस तरीके से बेरोजगार के लिए हम आगे करने जा रहे हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अहम मुद्दा है हमारे तेलंगाना का। ये घर घर तक युवाओं तक पहुँच जाएंगे। आप सभी हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनके माध्यम से उन युवाओं को तक पहुँचेगा कि उनमें एक बात उनके भी समझ में आई कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करने वाली नहीं है। तो हमें उम्मीद जगेंगी उनकी कि कांग्रेस पार्टी आगे होकर अगर ये बात करती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है, तो उसका साथ देने के लिए सभी तेलंगाना के युवा आगे आएंगे। और 8 तारीख के भी जो भी सभा हो रही है उसमें भी सभी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद पे उस स्टेडियम में यहाँ पर हैदराबाद में उपस्थित रहेंगे। मैं उत्तम कुमार जी को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने
बहुत अच्छी ये टाइम पे मीटिंग्स ली है और जो बातें उजागर की है इस गवर्नमेंट की तरफ से भी और आगे आने वाले हमारे प्रियंका गांधी जी जो डिक्लेरेशन करेंगे उसके बारे में भी उन्होंने अवगत कराया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत बीआरएस हुकूमत पर गुज़िश्ता 9 साल में बेरोजगारी के मसले की अदम यकसुई के जरिए बेरोजगार नौजवानों की अहानत के लिए सख्त तनकीद की। गांधी भवन में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुलाजिमत या नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता फराहम करने में नाकाम रहे और इस तरह वो इन बेरोजगार नौजवानों के करियर के साथ खेलते हुए उनकी खुली अहानत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में ज़्यादा 40 लाख अफराद बशमूल 25 लाख तालीम याफ्ता नौजवान जिन्होंने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बेरोजगारों के तौर पर अपने नाम दर्ज करवाए हैं। रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की दूसरी मियाद के 8 साल मुकम्मिल होने को है, लेकिन वो बेरोजगारी के मसले की यकसोई में नाकाम रही। 2018 के इंतखाबात के पेश नज़र केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों को 3016 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे की भी हुनूस तकमील नहीं की गई। देना चाहते हैं ये केसीआर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस करीब 100 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, एमफार्म, बीफार्मेसी, एमफार्मेसी 100 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फीस रिएंबर्समेंट सही टाइम पे नहीं पहुंचा है। 100 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इनकी टाइम पे बंद हो गई। माने करीब 40,000 माइनॉरिटी बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ फीस रिइंबर्समेंट साथ इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये जो मैं बता रहा हूं ये हमारे ये आंकड़े ये पूरे गवर्नमेंट के जो These are figures from government documents. 100 minority institutions have been closed down because TRS government did not give fees reimbursement in the right time. 40,000 minority students have lost the opportunity to become engineers or other professionals. वो minority हो या forward caste हो जो less financial capability है, हर स्टूडेंट को किसी भी पढ़ाई में पूरी खर्चा फीस रिइंबर्समेंट वाला गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर बेयर करती थी, तो नो स्टूडेंट हैड टू गो थ्रू एनी एक्सपेंडिचर फॉर हायर एजुकेशन। बट ये टीआरएस गवर्नमेंट उचित रहा था। टुडे द ड्यूज ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, dues of TRS government to private colleges, whether it's intermediate, degree, PG, engineering colleges or scholarships, is 4,592 crores. Total dues as of today. ई तेलंगाना प्रभुत्व अब एक ही चीज मेरे भाई साहब ये बता रहा हूँ, हम एआईसीसी आदिवासी सेल के नायब सदर बिलया नायक ने कहा कि कर्नाटका इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी है। उन्होंने पड़ोसी रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पार्टी के इजलास में कहा कि तमाम सर्वे कांग्रेस के हक में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कई सीनियर कांग्रेस कायदीन ने कर्नाटका में इंतखाबी मुहिम चलाई। गत 20 రోజులుగా కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్న హెలికిందూర్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ హవేరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసి వస్తున్నా నిన్న కాక మొన్న ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ మేడం ప్రియాంక గాంధీ గారి సభ కూడా జరిగింది. అక్కడ కర్ణాటక ఎన్నికల్లో
అద్భుతమైనటువంటి మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతున్నది. ఈ మీడియా సంస్థ కూడా ఊహించనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఫలితాలు రాబోతున్నాయి. ప్రజలు భారీ ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడం కోసం సిద్ధమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. బయట నేషనల్ మీడియా చర్చలు చూస్తే నిజంగా బీజేపీలో ఉన్నగడ అద్భుతంగా గెలుస్తుందనేటటువంటి వాతావరణాన్ని మీడియా ద్వారా క్రియేట్ చేసేటటువంటి పని సోషల్ మీడియా ద్వారా క్రియేట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేనంటా ఉన్నాను, నేను పనిచేసిన బెల్ట్ అంతా బీజేపీ బెల్ట్గా పేరు ఇప్పటిదాకా, కానీ అక్కడ బీజేపీ జెండా పట్టుకునేటటువంటి వాళ్ళు లేరు. तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह ने नए सेक्रेटेरिएट में उनको जाने से रोकने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो बनाते हुए कहा कि रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने नए सेक्रेटेरिएट में एक इजलास तलब किया था जिसमें शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली से शिरकत की ख्वाहिश की गई थी, और जब वो अपनी गाड़ी में सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो गेट के करीब पुलिस ने उनको रोक दिया। पुलिस ने कहा कि अंदर जाने की उनको इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अरकान असेंबली को अंदर जाने से रोका जा रहा है तो फिर ये इजलास क्यों तलब किया गया। उन्होंने पूछा कि सेक्रेटेरिएट में इजलास वक्त गुजारी के लिए तलब किया गया, किसी भी रुकने असेंबली को रोकने की इजाज़त पुलिस को किसने दी। ये एक तकलीफदा बात है। మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపుతారా లోపల రానికి? అసలు ఈ సెక్రటరీ జస్ట్ టైం పాస్ గురించి పెట్టినారా? ఈ మీటింగ్ కూడా టైం పాస్ పెట్టినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నాను. అసలు ఈ పోలీస్ అధికారులకి ఎవరు ఇస్తున్నారు పర్మిషన్? వేరే ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపాలి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేస్ వస్తే ఆపాలి, రాజాసింగ్ వస్తే ఆపాలని అసలు ఆల్రెడీ పోలీసు వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చేసినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా. కానీ చాలా దురదృష్టం, చాలా బాధ కలిగింది. ఇవాళ ప్రజల సొమ్ముతో కట్టిన సెక్రటరీ అక్కడ ప్రజలకు రాణిస్తున్నారో లేదో అదైతే అర్థం. जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हिंदुस्तानी फौज में शहरी हवाबाजी के टेक्नीशियन के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अनिल की आखिरी रसूमात तमाम फौजी एजाज़ात के साथ आज तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला में अंजाम दी गई। अनिल का ताल्लुक ज़िले के बोयनपल्ली मंडल के मलकापुर से है। वो गुज़िश्ता 11 साल से फौज में खिदमत अंजाम दे रहा था। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगला कमलाकर, तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय, मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, चुपदंडी के एमएलए रविशंकर और साबिका एमएलए डी शोभा ने कबल अनिल को खिराज पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। आखिरी रसूमात के मौके पर मकामी अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने उनके गमजदा अरकान खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर मलकापुर में जय जवान जय किसान मलकापुर जय जवान के नारों से गूंजा था। अवाम ने अनिल अमर रहे जैसे नारे लगाए। गुज़िश्ता रोज अनिल की लाश को एक खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद का कीपेड एयरफोर्स स्टेशन लाया गया, जहां तेलंगाना और आंध्र सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राकेश के अलावा दीगर ने उनको खिराज पेश किया। अनिल ने 2011 में फौज में शमूलियत अख्तियार की थी और टेक्निकल डिपार्टमेंट में खिदमत का आगाज किया था। अनिल के पसमानदगान में उनकी अहलिया सौजनिया और 2 बेटे शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की 10वीं जमात के नताइज वज़ीर तालीम बोसा सत्यनारायण ने विजयवाड़ा में जारी किए। इम्तिहानात 3 ता 18 अप्रैल मुनक्किद किए गए थे। उन इम्तिहानात के लिए 6,09,081 रेगुलर तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 6,05,052 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। उनमें 3,09,245 लड़के और 2,05,807 लड़कियां थी। वजीर ने इंकशाफ किया कि रियासती सतह पर रेगुलर तलबा की कामयाबी का फीसद 72.26 72.26 है। इसमें लड़के 60.26% और लड़कियां 75.38% है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां 6.11% ज्यादा कामयाब हुई हैं। అంటే బాలుల కంటే బాలికలే 6.11% 6.11% ఎక్కువ పాస్ అయ్యారు 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్. ఈ 72% 72.26% వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇందులో వీరు పాస్ అయ్యారు. మొత్తం 90 వీటిలో మొత్తం కళాశాలలో 933 పాఠశాలలు 933 స్కూల్స్ లో 933 స్కూల్స్ లో 100% అంటే 100% పిల్లల పరీక్షకి హాజరు.
तेलंगाना के जिले जोगुलंबा गढ़वाल में एक जख्मी लड़के का अनोखा इलाज किया गया। उस लड़के को टांके देने के बजाय फेविक्विक लगा दिया गया। यह अजीबोगरीब वाकया जिले के आयजा इलाके का एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटका के रायचूर जिले के लिंगम्मा गौड़ से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा वंशी कृष्णा और सुनीता अपने रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गढ़वाल आए थे। उनका लड़का प्रवीण अचानक गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी बाईं आंख के ऊपरी हिस्से में चोट लगी। उसको इलाज के लिए मकामी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी एहलकारों ने उस जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया, जिस पर लड़के ने चीखों पुकार शुरू कर दी। जब लड़के के बाप ने इस सिलसिले में डॉक्टर से सवाल किया तो उसने कहा कि अमले की गलती से ऐसा हुआ। लड़के के बाप ने डॉक्टर से पूछा कि अगर फेविक्विक आंख में चला जाता तो कैसा होता। जख्मी लड़के के वालिद ने इस वाकये की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया। जेरे तामीर मकान से लोहे की सलाखों की चोरी का इल्जाम लगाते हुए एक शख्स को पिल्लर से बांधकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बागारेड्डी पल्ली का रहने वाला 32 साला महेश पर लोहे की सलाखें चोरी करने का इल्जाम लगाकर मकान मालिक ने उसे खंबे से बांधकर शदीद तौर पर उसकी पिटाई की, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने मकाम वाक़या का मायना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं की गई है। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के शौक ने एक मदरसे के तालिब इल्म की जान ले ली। 16 साला सरफराज नामी मदरसे का तालिब इल्म ने रेलवे ट्रैक पर इंस्टाग्राम रील्स बनाते हुए ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। ये वाकया जुमे को हैदराबाद के सनत नगर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्त इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए सनत नगर रेलवे ट्रैक पर गए थे। दोपहर के वक्त इंस्टाग्राम रील्स करते हुए तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से सरफराज नामी तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। सरफराज की शिनाख्त रहमत नगर डिवीजन के श्रीराम नगर कॉलोनी के एक मदरसे में जेर तालीम तालिब इल्म के तौर पर की गई। 2 दीगर तुलबा ट्रेन की आमद को देखकर बाहिफाजत ट्रैक के बाहर निकल गए और एक तरफ हट गए। इत्तला मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाश को अस्पताल पहुंचाया गया। मैं नमाज में बारिक मस्जिद में पढ़ लेता हूँ बोल के निकला, तो उसके बाद 1 घंटे 2 बजे के टाइम पे 2 बच्चे आके मेरे को बोले घर पे। 2 बच्चे वो स्कूल के ही थे, मुदम्मिल और एक सोहेल, 16 साल के और भी एक ही साथ के। तो मतलब फिर ठीक है बोल के क्या हुआ बोले तो बैल बाजार में बेहोश होकर गिर गया। बोला बेहोश कैसा होता है, मैं तुमला लाना नहीं बोल के बोला मैंने। तो ठीक है आराम चल जाके लाएंगे बोले तो हम भाग गए घर से। फिर मैं जो गाड़ी लेके निकल के ना देखे तक नहीं है, तो आया इधर आने के बाद फिर ढूंढा कर आते इन लोग गली में थे। अरे यहाँ बच्चा गिर गया, तो मेरा बेटा है बोल के मैं बोला। तो ठीक है देखो देखे तक बच्चा मर गया, इंतकाल हुआ। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नाम सरफराज है। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 16 साल। कोई स्टूडेंट थे? हाँ स्टूडेंट है, 9th क्लास में था बच्चा। 8th क्लास चल रहा था, अभी 9th में जा रहा था। अभी अब मुकाम में किधर के? श्री रामनगर यूसुफपुरा है। बाप के खिलाफ कमसिन बेटा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के कुर्लापालम मंडल में पेश आया। सब इंस्पेक्टर शिवैया के मुताबिक कुर्लापालम पंचायत के ओल्ड इस्लामपेट के रहने वाले सुभानी की शादी 10 साल कबल सुभान बी से हुई थी। उन्हें 9 साल का बेटा है, जिसका नाम रहीम बताया गया। शोहर रोजाना हालत नशा में घर आकर अपनी बीवी को हरासा किया करता था, मारपीट भी करता था। अपनी मां पर जुल्म होता देख 9 साल रहीम पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस से अपनी बाप की शिकायत की। पुलिस ने लड़के की बात सुनने के बाद सुभान और उसकी बीवी को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। दोबारा ऐसी हरकत करने पर सुभानी को कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया। शादी से 5 दिन पहले होने वाला दूल्हा सड़क हादसे में हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोत्ताकुम्मागुड़म का रहने वाला 24 साला साई कुमार बिजली महकमे में जूनियर लाइनमैन के तौर पर काम करता था। वो 4 साल से अपने रिश्तेदार की लड़की से मोहब्बत कर रहा था। दोनों खानदानों ने उनकी शादी रवां माह की 11 तारीख को करने का फैसला किया। शादी के लिए 1 हफ्ता बाकी रहने पर इंतजाम के लिए साई कुमार ने मुलाजिमत से छुट्टी ली। साई कुमार अपने दोस्त महेश के साथ बाइक पर निर्मल जाने के लिए रवाना हुआ। ताहम वापसी के दौरान उसकी बाइक मेदरीपेट में लक्षटीपेट जाने वाले हार्वेस्टर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में साई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी महेश शदीद जख्मी हालत में करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया।
लाश को लक्षटीपेट अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में साई की मौत पर दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि इस शादी के सिलसिले में दोनों खानदान काफी खुश थे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।